हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 बैंकिंग का पार्ट 2। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ये सारे टॉपिक कवर जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको करेंगे हम ब्रीफली। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल बैंक से। ठीक है, सो फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। आप सेंट्रल बैंक से समझते क्या हैं, सेंट्रल बैंक क्या है? सो बेसिकली सेंट्रल बैंक हमारे सभी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब बैंक्स का बैंकर होता है। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर में बैठा है, सेंट्रल बैंक है, तो वो बाकी के जो कमर्शियल बैंक है जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं उन सब का ध्यान रखता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज सुपीरियर बैंक। ठीक है, इसलिए वो अपने अंडर कमर्शियल बैंक्स को रखता है, सब कुछ मेंटेन सेंट्रल बैंक करता है। क्लियर है? सो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। इट इज़ द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर होता है, यानी कि सभी बैंक्स के ऊपर जो बैंक है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सभी बैंक्स के ऊपर जो सबसे बड़ा वाला बैंक है वो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट हुआ। ठीक है, एंड द अदर बैंक्स, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। तो सेंट्रल बैंक क्या कंट्रोल करता है? पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी उसके नीचे जितने भी छोटे मोटे बैंक्स हैं, ठीक है, वो सभी छोटे मोटे बैंक्स आ जाते हैं सेंट्रल बैंक के अंदर। ये है हमारा सेंट्रल बैंक। क्लियर है? तो सेंट्रल बैंक के अंदर हमारे छोटे मोटे सभी बैंक्स आ जाते हैं। इट इशू करेंसी नोट्स। क्या इशू करता है? करेंसी नोट्स इशू करता है। कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि कितनी मनी की सप्लाई करनी चाहिए, किसमें? इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी में कितना पैसा भेजना है और कितना नहीं भेजना है, इसका फैसला कौन लेता है? सेंट्रल बैंक लेता है। एंड मेंटेन द मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी का ध्यान रखता है कि इकोनॉमी कितनी स्टेबल है। ठीक है, तो अगर उसमें जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं कि जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है, या डिफ्लेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा ही रेट गिर रहे हैं हर चीज़ के, तो उसको किस तरीके से उठाना है। ठीक है, किस तरीके से स्टेबलाइजेशन करना है, उसका स्टेबल करना है। ठीक है, इन सब का ध्यान कौन रखता है? सेंट्रल बैंक। और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज अवर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक किस नाम से है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ये हुई डेफिनेशन सेंट्रल बैंक की। अब देखिए, मैंने इस पे सब पे अलग अलग कलर से आपको हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ये हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं वो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में सब कुछ हमारे को दिख रहे हैं। ठीक है, सारे हमारे जो भी फंक्शन सेंट्रल बैंक के हैं वो सब ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो इंक्लूड कर रही है। ठीक है, लाइक बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, कंट्रोल एंटायर बैंकिंग सिस्टम, कंट्रोल मनी सप्लाई, मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, सो यही सब उसके फंक्शंस भी हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यही इसके सेंट्रल बैंक के फंक्शन हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? इशूइंग नोट्स। जो भी नोट होते हैं वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक इशू करता है। ठीक है, सो मैं प्रॉपर्ली आपके इस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लेकर आई, बट हर पर्टिकुलर फंक्शन को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो उसको अगर आपको समझ आ गया तो उसके बाद डेफिनेशन आप खुद ही उसकी बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारा है इशूइंग नोट्स, उसमें क्या है कि जितने भी हमारे नोट्स होते हैं वो कौन इशू करता है? वो इशू करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक इशूड ऑल करेंसी नोट्स फ्रॉम रुपीज 2 और अबव। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है? और जो 1 रुपये के नोट हैं वो कौन करता है इशू? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सो इशूइंग नोट्स का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। ठीक है, सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट। हमने डेफिनेशन में देखा था बैंकर टू द गवर्नमेंट। जितने भी हमारे बैंक्स हैं, ठीक है, ये हमारे बैंक हैं, उनका सबसे बड़ा बैंक है वो है RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, सभी बैंक इसके अंडर आते हैं। क्लियर हो गया आपको? यानी RBI जो है वो बैंकर ऑफ द बैंक्स है, सुपीरियर हो गया। ठीक है, RBI जो हो गया वो सुपीरियर हो गया। क्लियर हो गया आपको? सभी बैंक्स RBI के अंडर आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। सो सेंट्रल बैंक ऑल्सो कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, जितना भी इकोनॉमी में क्रेडिट है,
जो भी पैसा है वो सबको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक भी उसे कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक तो करते ही करते हैं, बट सेंट्रल बैंक भी उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी कि इन शॉर्ट में लिख दूं RBI, ठीक है। सो RBI जो है वो कोशिश करता है कि जो इन्फ्लेशन वगैरह हो रही है, महंगाई वगैरह हो रही है, उसको क्या करे, उसको वो कंट्रोल करे। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? RBI करता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक करता है। लाइक आगे चलकर अभी हम पढ़ेंगे कि बैंक रेट है, CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो इन सबको बढ़ाना घटाना ये सारे काम किसके होते हैं? सेंट्रल बैंक के होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा 5th, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोलर भी कौन होता है? सेंट्रल बैंक होता है। तो जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारी किसके अंडर होती है? वो होती है अंडर RBI, ठीक है। RBI के अंडर सभी की सभी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है? इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। When commercial bank utilizes all their fund at the time of financial crisis, यानी कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब कि इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब इकोनॉमी में मनी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि डिफ्लेशन आ जाता है, ठीक है। तो जब मनी कम हो जाती है उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस। क्लियर है? सो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जो लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि लास्ट जो ऑप्शन रहता है किसके पास? हमारी इकोनॉमी के पास, वो क्या होता है? वो होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो ही हमारी लास्ट उम्मीद रहती है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्लियर है? यानी कि हमारी इकोनॉमी की लास्ट उम्मीद कौन होता है? RBI होता है। क्लियर हो रहा है? और सेंट्रल बैंक लास्ट रिजॉर्ट होता क्यों है? क्योंकि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? वो फाइनेंशियली हमारे को हेल्प करता है। हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके थ्रू मिलता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे को, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प हमारे को मिलती है RBI के थ्रू। किसके थ्रू? RBI के थ्रू। क्लियर है? इकोनॉमी में क्राइसिस के वक्त क्या होता है कि RBI क्या करती है? ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आती है जिसके थ्रू इकोनॉमी स्टेबल हो सके, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए सेंट्रल बैंक बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आती है, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है जो कि इकोनॉमी के लिए क्या होती है? फेवरेबल हो जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है। क्लियर है? इसलिए सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारे थे हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ठीक है। दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक एक सभी फंक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ब्रीफली आपको समझाया है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के डिफरेंस में, क्योंकि इसी के साथ हमारा सेंट्रल बैंक भी कंप्लीट हो गया। सारे फंक्शंस हमने कर लिए, कमर्शियल बैंक भी हमने प्रॉपर पीछे कर लिया है, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो ये है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ठीक है। सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का? सो पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक की। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज जनरल पब्लिक वेलफेयर एंड टू रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा था सभी बैंक्स का बैंकर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, तो वो क्या करता है? जनरल पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचता है और रेगुलेट करता है सभी कमर्शियल बैंक्स को। जितने भी उसके अंडर छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, बड़े बड़े भी कमर्शियल बैंक्स आते हैं, उन सब का रेगुलेट करता है। तो सेंट्रल बैंक का काम क्या है? टू रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स एंड जनरल पब्लिक वेलफेयर। क्लियर है? और कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट प्रॉफिट। हमने किया था पीछे स्लाइड में कि कमर्शियल बैंक हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है, तो वो क्या करता है? जस्ट जनरेट प्रॉफिट, जस्ट जनरेट प्रॉफिट एंड लैंडिंग मनी टू अ बोरोअर, ठीक है। तो लोन प्रोवाइड करता है बोरोअर को। क्लियर है? नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज। अभी हमने फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक में पढ़ा।
सेंट्रल बैंक हैज़ कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व करके रखते हैं उसकी कस्टडी किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का जो सारा काम है उसका ध्यान कौन रखता है? सेंट्रल बैंक रखता है। सारी एक्टिविटीज फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सेंट्रल बैंक की होती है। ठीक है, एंड कमर्शियल बैंक डू नॉट परफॉर्म सच फंक्शंस। कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता कि वो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को भी कंसिडर करें। ठीक है, वो जस्ट पब्लिक का जो डिपॉजिट है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देना और पब्लिक को जो लोन दे रहा है उस पर इंटरेस्ट लेना, बस कमर्शियल बैंक का यही काम है। ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स, सेंट्रल बैंक हैज़ द मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली यानी कि सिंगल इंडिविजुअल एक पर्सन का उसके ऊपर काम करना। ठीक है, मोनोपोली का मतलब सिंगल पर्सन होना। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक एक सिंगल पर्सन है जो कि करेंसी नोट्स इशू करता है। क्लियर है? सेंट्रल बैंक हैज़ द मोनोपोली, यानी कि सिर्फ अकेला ही इशू करता है करेंसी नोट्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक, दीज बैंक्स आर लीगली डिनाइड टू इशू नोट्स। इसको लीगली अप्रूव्ड ही नहीं होता, इसको कोई अथॉरिटी नहीं होती। देयर हैज़ नो अथॉरिटी। ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती नोट्स को इशू करने की। क्लियर है? सो नेक्स्ट बेसिस इज स्कोप, लास्ट बेसिस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक डिफरेंस। ठीक है, कमर्शियल बैंक इट हैज़ अ वाइडर स्कोप। कमर्शियल बैंक का सबसे ज़्यादा स्कोप होता है बिकॉज इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये बैंकर होता है, ठीक है, किसका? सरकार का, एंड डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी। सभी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कौन सोचता है? सेंट्रल बैंक सोचता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक सोचता है तो इसलिए वाइडर स्कोप है ये। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक एंड इट इज़ अ रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस किस तक सीमित है? जनरल पब्लिक तक सीमित है कि उनको लोन प्रोवाइड करेगा और उसके बदले इंटरेस्ट लेगा और जो उसके पास डिपॉजिट करा रहे हैं उसको इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर है? बस इसका जनरल पब्लिक से ही काम है। एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक को रेगुलेशन कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑब्वियसली बड़ा है तो वो वाइडर स्कोप हुआ और ये नैरो स्कोप हुआ। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। आई होप आपको ये सभी जो मैंने डिफरेंस कराया है ये भी क्लियर हुआ होगा। और जो कमर्शियल बैंक है हमने जो भी कमर्शियल बैंक का पढ़ा है और सेंट्रल बैंक का पढ़ा है वो सभी कॉन्सेप्ट्स आपको ईजिली क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब हमने डिफरेंस भी कर लिया है तो और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई ऑब्वियसली बड़ा कॉन्सेप्ट है और कमर्शियल बैंक छोटा कॉन्सेप्ट है और सेंट्रल बैंक के अंदर ही कमर्शियल बैंक आता है। ठीक है, क्लियर है? एक एक चीज़ को, एक एक डिफरेंस को मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ, इसलिए आप इन्हीं सब का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये सारा कुछ, और आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं हम। ये है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आरबीआई के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है मनी की सप्लाई को। ठीक है, कि मनी की सप्लाई बेसिकली है क्या? मनी कब कब जनरेट करनी है, ज़्यादा करेंसी प्रिंट करनी है, कब मनी का फ्लो इकोनॉमी में रोकना है। जब महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो हम सोचेंगे कि भाई ज़्यादा अगर मनी होगी हमारी इकोनॉमी में तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी, तो महंगाई को रोकने के लिए हम मनी सप्लाई रोक देंगे। ठीक है, ये चीज़ें भी आगे चलकर आपको समझ आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी बेसिकली हम इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स करने वाले हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में हमारे आते हैं 6 इंस्ट्रूमेंट। सो फर्स्ट वन इज़ बैंक रेट, क्वांटिटेटिव में आएगा बैंक रेट। ये आपको याद हो जाए इसलिए मैं इस तरीके से दोनों आमने सामने ही करा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से और क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से हैं। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट है बैंक रेट, सेकेंड इज रेपो रेट। अभी आगे इसको समझाऊंगी मैं आपको, अभी लिख लीजिए। थर्ड वन इज रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ इज कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। फिफ्थ वन इज
स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जिसको हम SLR भी बोलते हैं। इसको हम SLR भी बोलते हैं। लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो को हम CRR बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट को RRR, ठीक है, याद रहेगा RRR, ठीक है। बैंक रेट BR एंड रेपो रेट RR, ठीक है, इन शॉर्ट लिख रहे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, ठीक है। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, और लास्ट वन इज मोरल सुएशन, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को, ठीक है। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड 6th वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। और क्वालिटेटिव में वही आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुएशन, ठीक है। ये सब आपको याद होनी चाहिए, कौन से मेजर्स हैं जो क्वांटिटेटिव हैं और कौन से मेजर्स हैं जो क्वालिटेटिव हैं। क्लियर है? अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारा बैंक रेट, ठीक है। मैंने पीछे आपको समझाया था कि इन्फ्लेशन हुई, ठीक है। अब इन्फ्लेशन है तो ऑब्वियसली महंगाई ज़्यादा है, तो यानी कि हमारे पास पैसा भी ज़्यादा है इकोनॉमी में, ठीक है। इकोनॉमी में मनी क्या है? मनी ज़्यादा है, ठीक है। इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, महंगाई का मतलब ये हुआ, ठीक है। महंगाई है, पैसा ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारे को पैसे को कम करना पड़ेगा। जब महंगाई ज़्यादा है तो महंगाई को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? तो अगर हमारे को इन्फ्लेशन को कम करना है तो हम बैंक रेट यानी कि BR को बढ़ा देंगे, ठीक है। BR को यानी कि बैंक रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करेंगे तो हर पर्सन की जेब में से पैसा ज़्यादा जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ज़्यादा पैसा जाना शुरू कर देगा तो उससे क्या होगा? इकोनॉमी बैलेंस करने लग जाएगी, ठीक है। वो पैसा वापस गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आने के बाद वो पैसा रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो बैंक रेट है उसको बढ़ाने से क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, किसकी? उधार लेने की, ठीक है। जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो हम बैंक से पैसा कम लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि बैंक रेट जो है वो ज़्यादा है, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस टाइम पे क्या होगा? हम लोग पैसा कम लेना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है? तो बैंक रेट को जब महंगाई कम करनी है तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे, और जब महंगाई बढ़ानी है तब हम बैंक रेट को कम कर देंगे। क्लियर है? वाइस वर्सा कर देंगे। तो ये तो प्रोसेस था इन्फ्लेशन को कम करने का, और जब इन्फ्लेशन को ज़्यादा करना है तो इसका वाइस वर्सा कर देंगे। क्लियर है? तो ये हुई बात बैंक रेट की। अब बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट का भी सेम केस है। जब हमारे को इन्फ्लेशन को कम करना है तो उस टाइम पर हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। रेपो रेट बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो डिमांड है क्रेडिट की वो कम हो जाएगी, ठीक है। हम बैंक से कम पैसा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा हमारे को, तो हम बैंक से कम पैसा लेना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास पैसा सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी मनी की, ठीक है। उससे इन्फ्लेशन खुद ही खुद कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? द रेट एट विच द RBI एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे RBI एक्सेप्ट करती है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रीपरचेज रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो फंड्स होते हैं कमर्शियल बैंक के पास, जो वो RBI को जनरेट करके देता है इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है, इनकम जो होती है वो जनरेट करके देता है। मोर फंड्स आर यूज्ड एज कैश रिजर्व रेशियो फंड्स विद द RBI फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फंड होता है रिवर्स रेपो रेट में वो एज अ CRR रिजर्व हो जाता है, ठीक है, ताकि उससे क्या हो जाए? उससे क्रेडिट क्रिएशन हो जाए। क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए CRR के तौर पर हम
रिवर्स रेपो रेट का कुछ हिस्सा रख देते हैं, ठीक है, आरबीआई रख देती है। तो जो सिचुएशन डिफ्लेशन की होती है रिवर्स रेपो रेट के थ्रू वो सॉल्व की जा सकती है। कैसे? सप्लाई ऑफ मनी जो होती है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, मनी की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देंगे, मनी ऑफ सप्लाई बढ़ा देंगे, रिवर्स रेपो रेट कम कर देंगे, क्या होगा? डिफ्लेशन को कंट्रोल कर देंगे। जब सिचुएशन हमारे पास इन्फ्लेशन की है, ठीक है, यानी कि महंगाई हो रही है, तो उस वक्त पे क्या करेंगे हम? जो रिवर्स रेपो रेट है हमारा आरआरआर उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे। उसके थ्रू क्या होगा? जो मनी की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, मनी की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सो रिवर्स रेपो रेट क्या है? मानो जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई जब कम होगी तो अपने आप महंगाई जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है, सेम एज बैंक रेट एंड रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे जब हमारे को डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा रिवर्स रेपो रेट का। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो मैंने आपको बताया था कि कुछ परसेंटेज जो होता है लाइक 10% वो सेव करके रख देते हैं कि इतना हमारे को रिजर्व सेव करके रखना है, लाइक 1000 रुपीज़ हमारे को सेव करके रखना है एक पर्टिकुलर अमाउंट में से, ठीक है, एज अ कैश रिजर्व। क्लियर है? तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, जब इन्फ्लेशन को हमारे को कंट्रोल करना है तो हम CRR को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, मनी सप्लाई में हम देख रहे हैं कि मनी सप्लाई को किस तरह कंट्रोल करना है। तो जब इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, उससे क्या होगा? जो मनी सप्लाई है कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, ठीक है, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर कौन सा कर रहे हैं? हम मनी सप्लाई का कर रहे हैं ना, कि कंट्रोल कैसे करना है मनी सप्लाई को। तो मनी सप्लाई तभी कंट्रोल होगी जब कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने आपको कहा कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि CRR को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मानो CRR पहले मेरा था 4%, ठीक है, 4% था CRR, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जब हम K निकालते हैं, हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल्स टू 1/CRR, राइट। तो इसको करेंगे हम 1/4%, तो ये हमारा आएगा 25। क्लियर है? कैसे आएगा? 100 ऑन में 4, ठीक है, इस तरह हमारा 25 आया। क्लियर है? अब यहीं पे अभी तो 4% था CRR, ठीक है, अब CRR को मैं कम कर देती हूँ। CRR को कम किया यानी कि मानो 2%, ठीक है, 2% कर दिया CRR। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, K/1 CRR, यानी कि 100/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 50, राइट, 50 आएगा। तो अब इधर आप साफ साफ देखिए, तो यहाँ पर देखिए जब CRR हमारा कम है यानी कि 2% है, क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है? 50 है। वहीं हमने CRR को इंक्रीज किया, CRR को इंक्रीज करने से जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। 50 से कितनी हो गई? 25 हो गई, ठीक है, 50 to 25 हो गई, यानी कि बिल्कुल हाफ हो गई, है ना। तो मतलब जब CRR कम होगा तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और जब CRR हमारा ज़्यादा होगा तब हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है। तो यही है हमारा। तो कैश रिजर्व रेशियो को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी। क्लियर है? यही था पीछे भी, जब हम CRR को कम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हो रही है, और जब बढ़ा रहे हैं तो वो कम हो रही है। तो ये इन्वर्स रिलेशन हुआ ना, कि जब बढ़ा रहे हैं तो कम हो रही है और जब घटा रहे हैं तो ज़्यादा हो रही है। तो यही इन्वर्स रिलेशन
कैश रिजर्व रेशियो में होगा कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो CRR को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा मनी का सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई हमारा डिक्रीज हो जाएगा जब हम CRR को इंक्रीज करेंगे। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, CRR इंक्रीज हुआ तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। क्लियर है, कंट्रोल हो गई मनी सप्लाई। नेक्स्ट है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, जो भी कैश है, गवर्नमेंट बॉन्ड है हमारे, ठीक है, और जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है हमारे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में आते हैं। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर एसेट्स। ठीक है, हर बैंक सोचता है कि वो अपना एक पर्टिकुलर एसेट्स का एक फिक्स्ड रेशियो रखे। क्या रखे, रेशियो रखे। ठीक है, सो इस रेशियो को ही हम फिक्स्ड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। सेम वही रहेगा कि SLR को हमें इंक्रीज़ करना है कब, जब हमारा इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन को जब हमें कंट्रोल करना है तो SLR को इंक्रीज़ करेंगे। मनी सप्लाई जो होगा हमारा, मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई के साथ स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का भी नेगेटिव रिलेशन होता है, बट किस केस में, इन्फ्लेशन के केस में। जब इन्फ्लेशन होगी तो SLR को राइज करेंगे और मनी सप्लाई को कम करेंगे। ठीक है, बट जब डिफ्लेशन का केस होगा तो SLR को हम कम करेंगे और मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। जब इकोनॉमी में पैसा नहीं है, डिफ्लेशन आ रखा है, ठीक है, रिसेशन का टाइम आ रखा है, तो हम मनी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि पैसा हम इंजेक्ट करेंगे। ये हमारी इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है। इकोनॉमी में क्या आ गया है, रिसेशन आ गया है। रिसेशन के टाइम पर हम इकोनॉमी में क्या करेंगे, पैसे को इंजेक्ट करेंगे, यानी कि हम मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। ठीक है, रिसेशन के टाइम पर मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे और जो SLR है यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, उसको कम कर देंगे, उसे फॉल कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको हो रहा होगा कि रिसेशन के टाइम पर हमें मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें SLR जो स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो है उसको हमें कम करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इससे क्या होगा, हमारा रिसेशन जो है, हमारा डिफ्लेशन का सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बात हुई स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली हमारी जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आती हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ लाइक NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, RBI की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सेल हो जाएगी। ठीक है, RBI अपनी सिक्योरिटीज सेल कर देगा, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या है, हमारी रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, जब रिजर्व्स हमारे सेल हो जाएंगे उससे क्या होगा, हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाएगा। हम क्रेडिट क्रिएट नहीं करेंगे ज़्यादा, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो होगी हमारी वो भी कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी और मनी सप्लाई के कम होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन जो होगा वो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI को अपनी सिक्योरिटी सेल करनी पड़ेगी। तो जब टाइम डिफ्लेशन का आएगा उस टाइम RBI सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगी, क्योंकि परचेज करेगी तो उससे क्या होगा, रिजर्व जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। रिजर्व बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होने लग जाएगी, तो जो हमारा डिफ्लेशन का सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, उससे इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, ये था हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी से रिलेटेड है जो भी है। ठीक है, अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो महंगाई के लिए सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे, और अगर डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हम सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेंगे। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सारे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मानो आपको 5 लाख की ज़रूरत है।
ठीक है, और आपको मिल गए 4,80,000 रुपये। ठीक है, तो जो 20,000 रुपये होगी वो आपके होंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। 20,000 की मार्जिन रिक्वायरमेंट हुई कि 5 लाख आपको चाहिए था, 4,80,000 मिल गए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 20,000 का हो गया। क्लियर है। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी ऐसे ही है, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, क्योंकि मनी सप्लाई का काम ही है इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो मनी सप्लाई के थ्रू ही पॉसिबल है कि हम इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में जब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होगा हमारा MR, उसको हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी और कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट लेने का है वो भी कम हो जाएगा। इससे इन्फ्लेशन खुद ही कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे हम अपनी, इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, उसी का वाइस वर्सा, जब डिफ्लेशन होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे और मनी सप्लाई, उससे क्या होगा, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जो डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, RBI क्या करता है, फिक्स कर देता है हर बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से उसका जो क्रेडिट का कोटा होता है कि कितना उधार देना है, उसको क्या करता है, वो फिक्स कर देता है। कौन करता है, RBI करता है। ठीक है, RBI क्रेडिट की जो रेट्स होती हैं उनको फिक्स कर देता है। क्लियर। तो ये है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट के थ्रू हम कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब महंगाई ज़्यादा हो रखी है, उसको कंट्रोल करना है हमारे को, तो उस सिचुएशन में उस टाइम पे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर डिफ्लेशन है तो हम क्रेडिट रैशनिंग को वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊँ आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए क्रेडिट कोटा फिक्स किया जाता है। ठीक है, कि कब हमारे को उधार देना और कब नहीं देना है। ठीक है, तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट को जब महंगाई होगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, जब महंगाई होगी तो हम रैशनिंग ऑफ क्रेडिट को अपनी इकोनॉमी में ले आएंगे। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी। बट जब हमारा डिफ्लेशन होगा, ठीक है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम रैशनिंग ऑफ क्रेडिट को विड्रॉल कर लेंगे। अगर इकोनॉमी में रैशनिंग ऑफ क्रेडिट चल रहा है तो हम उस एक्टिविटी को बंद कर देंगे। ठीक है, उस एक्टिविटी को हम बंद कर देंगे ताकि हम डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। क्लियर है। लास्ट है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है, RBI जो होती है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस देती है कि कमर्शियल बैंक को क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कमर्शियल बैंक को दिए जाते हैं वो किसके थ्रू दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं RBI के थ्रू। किसके थ्रू, RBI के थ्रू। ठीक है, RBI जो होता है वो कमर्शियल बैंक को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्शंस देता है कि किस वे में उसे काम करना है। सो बैंक आर एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो RBI जो होता है वो कमर्शियल बैंक को बोलता है कि भाई अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है, यानी कि इन्फ्लेशन हो रखा है, तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो RBI क्या करेगी, RBI कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि भाई ऐसा करो, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ऐसा करिए, लोन मत दीजिए। ठीक है, आगे बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड मत कीजिए। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे। ये हुआ मोरल सुएशन। और अगर डिफ्लेशन है तो RBI बोलेगी किसको, कमर्शियल बैंक को, कि भाई अब लोन देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इकोनॉमी में पैसा बहुत कम हो गया है तो ऐसा कीजिए, आप बोरोवर जो भी आपसे उधार पैसा मांगने आ रहा है उन सबको पैसा प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो RBI के इंस्ट्रक्शन पे कमर्शियल बैंक बोरोवर को मनी देना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा, जो डिफ्लेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा तो डिफ्लेशन ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है। तो वो हुआ मॉरल सुएशन। क्लियर हुआ। तो इन सब का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से मेजर्स हैं। ठीक है, और मैंने एक एक मेजर को आपको ब्रीफली समझाया है कि क्वांटिटेटिव मेजर में
बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको कब इंक्रीज करेंगे, कब डिक्रीज करेंगे, कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी या जब फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी। क्लियर है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन में मैंने आपको हर तरीके से क्वांटिटेटिव मेजर्स भी लगा के दिखा दिए और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा के दिखा दिए। ठीक है, जिसमें आपको मॉरल सुएशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट सबको डिफाइन भी किया है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इनको किस तरीके से बढ़ाएंगे और घटाएंगे जब हमारा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का फेस होगा इकोनॉमी का। क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा जो बैंकिंग का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, और इसमें हमने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। ठीक है, तो कुछ भी हमारा रहा नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ भी रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि उस पर भी हम क्लास लेकर आ जाएं। पर मेरी तरफ से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ आपको करा दिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा चैप्टर 7 होगा, एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, वीडियोस लेकर आने के लिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं एग्ज़ाम से पहले ही जब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा तो हम एक लेक्चर लेके आते हैं जिसमें हम पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर वाइज जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय, टेक केयर।